आज हम ऐसे छात्र नेता से बात करने वाले हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हर मुद्दों को लेकर बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता से बात करेंगे जो सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उनसे सीधा बात करेंगे जो पंचायत चुनाव है और अन्य मुद्दे पर सीधा बात करेंगे। सर के लाइन में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, किस तरह से देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल किस तरह से जो पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी कर रही है और किस तरह से चुनाव लड़ रही है, सर इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उलमा काउंसिल का आजमगढ़ जौनपुर हुआ, ये घर रहा है, किला रहा है। इन्हीं दो ज़िलों के लोगों ने इस पार्टी को बनाया था। आंदोलन की कोख से इस पार्टी का जन्म हुआ है। और जिस तरीके से जो देश के प्रदेश के मौजूदा हालात हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से नफ़रत बांटी जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से शासन और प्रशासन के ज़रिए लोगों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस चीज़ का लोगों को एहसास है। और बहुत ही मजबूती के साथ लोग अब उलमा काउंसिल की तरफ मुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और इस पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से लोगों का आभार समर्थन मिल रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि ख़ास करके आजमगढ़ जौनपुर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, मैक्सिमम लोगों के क्षेत्र का दौरा किया तो वहाँ जो रिस्पांस है, जो मोहब्बत है लोगों की, वो ये बता रही है कि आने वाले चुनाव में हम लोग एक अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से देखा जा रहा है, सोशल मीडिया हो या यूथ हो, आज का यूथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आरूसी का जो वोट बैंक है वो MIM की तरफ खिसक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जमहूरी मुल्क है, सबको इख्तियार है यहाँ पे सियासत करने का, पार्टी बनाने का। मगर कुछ सवाल हैं जिससे लोग बचते नज़र आते हैं और लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि क्या ज़रूरत है उलमा काउंसिल की। जब 2008 बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से ज़्यादती की गई, आज़मगढ़ को, जौनपुर को आतंकवाद की नर्सरी तक कहा गया, यहाँ के नौजवानों को प्रताड़ित किया गया, उस दौर में, उस डर भरे खौफ भरे माहौल में जब कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, तो उस दौर में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने लोगों की मजबूती से आवाज़ उठाई, उनके लिए खड़े हुए, इस बात का लोगों को एहसास। और सिर्फ उस दौर में खड़े नहीं हुए, 13 साल का आप संघर्ष उठा करके देख लीजिए। जिस तरीके से जहाँ पर भी ज़्यादती हुई है, सबसे पहले अगर कोई पहुँचा है तो उलमा काउंसिल पहुँची है। इस बात का लोगों को एहसास भी है। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मिल कर के इलेक्शन लड़ा जाए। 2017 के असेंबली इलेक्शन में भी कोशिश की गई, लोकसभा के इलेक्शन में भी कोशिश की गई, इस ज़िला पंचायत के इलेक्शन में भी कोशिश की गई, मगर वो सबसे करने को तैयार है। उलमा काउंसिल से पता नहीं किस बात की तकलीफ़ है, इसका जवाब आवाम खुद देगी। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, संवैधानिक मुल्क है। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई कानून अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसके ख़िलाफ़ सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही खूबसूरती थी इसकी। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए साजिशें की जा रही हैं। जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट किया गया, इस मुल्क के यूथ को टारगेट किया गया और आपदा को अवसर बनाया इन लोगों ने। आप देखें, जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं मैक्सिमम वो लॉकडाउन के दरमियान की गई, पेंडेमिक के दरमियान की गई। उनको ये पता था कि यही अच्छा मौका है। और जितने लोग भी लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, ख़ास करके उन तमाम लोगों को टारगेट किया गया। इसलिए टारगेट किया गया ताकि ये लोग दोबारा खड़े ना होने पाए, इनकी कमर तोड़ दो। मगर ये उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आप देखिए कि 2014 के बाद से ही इस मुल्क के अंदर अगर विपक्ष का रोल किसी ने अदा किया तो इस मुल्क के स्टूडेंट्स हैं, इस मुल्क के यूथ हैं, इस मुल्क के स्टूडेंट लीडर्स हैं। तो इसीलिए उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। मामला अब सब्सिडाइज है, कोर्ट में है, सारे लोग पैरवी कर रहे हैं उसके, उनके घर वाले पैरवी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इंसाफ होगा, वो सारे लोग बरी होकर के बाहर आएंगे जिन तमाम लोगों को फंसाया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे जिस तरह से अपोजिशन की जो लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई रही, इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो उम्मीद थी लोगों की, उस पर वो लोग खरे नहीं उतरे। लोगों ने मतलब बैलेंसिंग बात की, इधर भी होना चाह रहे थे, इधर भी होना चाह रहे थे। ख़ास करके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो थी, कुछ लोग वॉकआउट कर गए उस टाइम, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उनको। ये इस बात को बताता है कि इनका एजेंडा खुद क्लियर नहीं है। अब जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं खुद सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही हैं, तो ये मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता भी है। वो काला कानून था, जमहूरियत के ख़िलाफ़ था, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ था, उसके प्रेम्बल के ख़िलाफ़ था। उसका बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पूरे मुल्क के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया और JNU से हुई थी। तो जो स्टैंड होना चाहिए था वो स्टैंड नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई। इस प्रदेश के अंदर तकरीबन 40 से 45 लोग मार दिए गए, बहुत से सैकड़ों की गिरफ्तारियाँ हुई।
क्या आप हिंदू प्रदेश के अंदर आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? जिस तरीके से आजमगढ़ के बिलेरियागंज के अंदर ज़्यादती की गई, लखनऊ में ज़्यादती की गई, ये इस बात को बताता है कि उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको क्रश किया जाए, उसको तोड़ा जाए। मगर जिस तरीके से ख़ास करके जो सबसे मौजूदा सबसे मजबूत विपक्ष है, उनको जिस तरीके से सड़क पर उतरना चाहिए था वो लोग नहीं उतरे। उन्हीं की पार्टी के एक नेता भी बंद हैं, उनके लिए जब नहीं उतरे तो और क्या तवक्को की जा सकती है उनसे। मुस्लिम क्या खासकर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को? सच्चाई है, 70 सालों में यही हुआ है। 70 सालों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट किसी को दिया तो उन सेकुलर पार्टियों को दिया। इन तमाम लोगों ने बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों से वोट लिए, नोट लिए और बदले में सिर्फ चोट दी। उसी का नतीजा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला कर कह रही है कि 70 सालों में सबसे ज़्यादा किसी तबके का, किसी समाज का डाउनफॉल हुआ है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, हर फील्ड में, तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। सवाल ये पैदा होता है कि इसी प्रदेश के अंदर 7% हमारे यादव हैं, वो हुकूमत बना ली, हुकूमत 4 बार। 13% दलित लोग हैं, उन लोगों ने हुकूमत बनाई, और 22% मुसलमान हैं। 22% लोगों का इन लोगों ने वोट लिया है और बदले में कुछ नहीं दिया। अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, ख़ास करके सीए का जब मूवमेंट चला, पूरे मुल्क का दौरा करने का मौका मिला हम लोगों को। नई जनरेशन के अंदर अब ये सोच पैदा हो रही है अपनी लीडरशिप की, अपनी क़यादत की। तो अब जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो इस बात को समझ लें कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट बेवा औरत का माल नहीं है कि चुनाव आया और आपने ले लिया उसके बाद छोड़ दिया। अब मुसलमान समझदार हो चुका है, पॉलिटिकली अवेयर हो चुका है, अब वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है। ज़िला पंचायत का इलेक्शन आपके सामने है, जिस तरीके से, जिस मजबूती से नौजवान निकला हुआ है अपनी क़यादत को लेकर के। 2022 का चुनाव है आगे उत्तर प्रदेश में। अगर ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगी तभी ये इनका वोट, इनको मुसलमानों का वोट इनको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और इसी की हम लोग कोशिश में भी हैं। अगर सोशल इंजीनियरिंग दूसरे लोग कर सकते हैं तो क्या सोशल इंजीनियरिंग हम लोग नहीं कर सकते? अगर इनको मुसलमानों का वोट चाहिए अब, तो इन्हें मुस्लिम दल को, मुस्लिम नेतृत्व को हिस्सेदारी देनी होगी ताकि फिर मजबूती से मुसलमान इनके साथ आए, वरना मुसलमान अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। 70 साल इन लोगों ने छलावा किया है। अभी तक कोरोना नहीं हो रहा और जो डेटा उत्तर प्रदेश सरकार का डेली का आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कोरोना एक बीमारी है, एक वायरस का नाम है, मगर जिस तरीके से उसको एक रिलीजियस नेम दे दिया गया, उसको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया, तबलीगी जमात को लेकर के कितना तमाशा किया गया उस दौरान। आप देखिए उसके बाद जजमेंट किस तरीके से आया। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने तमाम लोगों को बरी किया जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, और डांट भी लगाई शासन को और प्रशासन के लोगों को कि आप लोगों ने एक समाज को टारगेट कर दिया। मगर आप ये देखिए कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मगर हिंदुस्तान में आने के बाद ये पता चला कि कोरोना का कोई धर्म भी है। और जिस तरीके से किया जा रहा है और मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है, ख़ास करके नेशनल मीडिया, अगर वो मसला मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता तो उसको खूब एक्सपोज किया जाता है। अभी बंगाल के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से इलेक्शन में वहाँ रैलियों में भीड़ हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं करता। अगर हम आप कुछ कर दें तो उस पर फ़ौरन कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फ़ौरन उस पर कानूनी कार्रवाई की बात हो जाएगी। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है, वो सब पे अप्लाई होता है। किसी एक ख़ास तबके को टारगेट करना ये गलत है और उसके ख़िलाफ़ मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल क्या चुनाव लड़ेगी, या चुनाव लड़ेगी तो किसी के साथ अलायंस होगा? बिल्कुल लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इधर पिछले 5-6 महीनों में जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों के दरमियान गए हैं, बातचीत की है, दौरा किया है, फिर से लोगों के अंदर वो जोश और जज्बा पैदा हो रहा है जो 2008 में था जब उलमा काउंसिल बनी थी। वो जोश देखने को फिर मिल रहा है और बहुत ही मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क के आइन पे ईमानदारी से भरोसा रखते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखते हैं। उन तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले और आगे देखिए क्या समीकरण बनता है। और ये तैयारी उसी की है जो ज़िला पंचायत में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये एक तरह से सेमीफाइनल है 2022 का, और आगे आप लोग को दिखेगा बहुत मजबूती से इस बार इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन लीडर जो हैं, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। जौनपुर से औरंगजेब खान की रिपोर्ट।